टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड या फिर वोडाफोन आइडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड द्वारा एटीसी टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीईए के अनुमोदन से इस निवेश को मंजूरी दी गई है। इस निवेश के तहत एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के 12% इक्विटी शेयर खरीदे जाएंगे। सरकार की इस मंजूरी के बाद एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एटीसी इंडिया में एटीसी एशिया पैसिफिक का कुल शेयर पूंजी निवेश 5417.2 करोड़ रुपए हो जाएगा। कंपनी के पास अभी तक 86.36% एफडीआई है और इस अनुमति के बाद यह हिस्सेदारी बढ़कर 98.68% हो जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। बताइए वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। हाल ही में प्रख्यात खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। वे फुटबॉल के खिलाड़ी थे। दिल का दौरा पड़ने के कारण 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी के जाने से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में शोक की लहर है। माराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 में वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे ब्रू जनजातीय समूह को निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चर्चा में रहे ब्रू जनजातीय समूह को त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रू जनजातीय समूह उत्तर पूर्व में रहने वाला समुदाय है जो अधिकतर त्रिपुरा, असम और मिजोरम में निवास करता है। ब्रू समुदाय स्वयं को म्यांमार का मूल निवासी मानता है। इस समुदाय के लोग सदियों पहले म्यांमार से आकर भारत के मिजोरम राज्य में बस गए थे। 1997 में इस समुदाय ने मिजोरम में हुई हिंसा के कारण त्रिपुरा में शरण ली थी। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास का मुद्दा अब तक भी हल नहीं किया जा सका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोक कला और चित्रकला पर बनी फिल्मों का त्योहार लोक विरासत किस मंत्रालय की पहल है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लोक कला और चित्रकला पर बनी फिल्मों का फेस्टिवल लोक विरासत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है। यह 27 से 29 नवंबर के बीच में मंत्रालय के फिल्म डिवीजन के YouTube चैनल और वेबसाइट पर शोकेस किया जाएगा। इसमें लोक कला और चित्रकला पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए 5 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में यह स्थापित नहीं किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन के लिए 5 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत की है। यह FPOs नेफेड की मदद से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे, लेकिन यह कर्नाटक में स्थापित नहीं किया जा रहा है। इन FPOs की स्थापना से लगभग 5000 शहद संग्राहक और मधुमक्खी पालनकर्ता लाभान्वित होंगे। साथ ही इससे उन्हें विदेशी बाजारों का पता लगने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्री एक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइटली टेलीकम्युनिकेटिंग या फिर
प्री एक्टिव गवर्नमेंट एंड ट्रूली इनोवेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति का पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। यह एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस मंच के 3 उद्देश्य हैं: शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, परियोजना की निगरानी। यह मंच 3 प्रौद्योगिकियों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिससे यह चर्चा में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल में भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड, जर्मनी, इटली या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देश वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन, लो कार्बन सॉल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह समझौता तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा। इससे सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले अपने कार्बन उत्सर्जन को लगभग 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में री इन्वेस्ट 2020 उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3री वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी यानी री इन्वेस्ट 2020 का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन रखी गई है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर 3 दिवसीय सम्मेलन और नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी आयोजित होना है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ाने और वैश्विक निवेश समुदाय को भारतीय ऊर्जा हिस्सेदारों के साथ जोड़ने के विश्वव्यापी प्रयास को तेज करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए जलवायु आपातकाल घोषित करने की बात कही है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने बड़ा फैसला लिया है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए अर्डर्न सरकार ने न्यूजीलैंड में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड सरकार वहां के संसद में आपातकाल घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाली है। न्यूजीलैंड की पीएम अर्डर्न का कहना है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है जिस पर हमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी शेयर धारिता के आधार को 67 संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया है? डीआरडीओ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपनी शेयर धारिता के आधार को 67 संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया है। नई संस्थाओं में अमेजन पे, पेटीएम पेमेंट बैंक, फोन पे, मोबीक्विक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि शामिल हैं। यह पहल संचालन में दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार को सक्षम करने में मददगार होगी, जिससे भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों की पहुंच का विस्तार करने की दिशा में प्रगति होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? अमिताभ खत्री, रतन टाटा, एफसी कोहली या फिर मुकेश अंबानी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, FC कोहली। भारतीय IT उद्योग के पिता के रूप में श्री FC कोहली को जाना जाता है। हाल ही में 96 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और उसके पहले CEO थे। उन्हें भारत के डिजिटल क्षेत्र में अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1991 में उन्होंने टाटा IBM के पार्ट के रूप में IBM को भारत में लाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग किया। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2000 में दादा भाई नौरोजी मेमोरियल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS के अंतर्गत मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं? खादी ग्रामोद्योग विभाग, RBI, भारतीय रेलवे या फिर भारतीय गैस पाइपलाइन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।